बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने गैसियस एक्सचेंज का चैप्टर ख़त्म कर लिया है, तो अब हम गैसियस एक्सचेंज में आज हम बुक में से जो इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको मार्क करेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पेज नंबर 2 ओपन कर लीजिए और आप वीडियो पॉज करके पेज बाय पेज भी मार्क कर सकते हैं डेफिनेशंस को। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर लिखी गई है सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन। ठीक है। आपने नाइन्थ में पढ़ा था कि सी एच बॉन्ड्स ब्रेक करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में हमारी बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इसके बाद गैसियस एक्सचेंज, टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज गैसियस एक्सचेंज। फिर रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग के अंदर डिफरेंस, ये आपकी एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है कि रेस्पिरेशन में सिर्फ मैकेनिकल रेस्पिरेशन में मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं, अलबत्ता जो ब्रीथिंग है उसमें सिर्फ मैकेनिकल प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स को डिवाइड किया गया कुछ टॉपिक्स के अंदर। उसमें ये जो ग्रीन कलर से ये हेडिंग्स बन सकती हैं। ठीक है। ये हेडिंग्स के तौर पे होंगी यंग लीव्स एंड यंग स्टेम्स एंड लीव्स, ये आपकी हेडिंग है। इनके अंदर स्टोमेटा के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है लीफ सेल्स। तो लीफ सेल्स की टू सिचुएशंस थी, डे टाइम में एंड नाइट टाइम में। ठीक है। उन दोनों की डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं। फिर लेंटिसल्स आपकी हेडिंग नेक्स्ट बनेगी, जिसमें ये वुडी स्टेम्स और मेच्योर रूट्स के अंदर लेंटिसल्स के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। और लास्ट आपकी हेडिंग बनेगी इस टॉपिक में एक्वेटिक प्लांट्स की। तो ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन एक्सचेंज और गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे आते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पेज पे आप लोगों का जो टॉपिक शुरू हो रहा है वो शुरू हो रहा है द एयर पैसेज वे। और इसमें जो फर्स्ट लाइन है ये नॉस्ट्रिल्स की डेफिनेशन है, और जो ये नीचे दो लाइनें आपके सामने हाईलाइट की गई हैं ये फंक्शन ऑफ इन नेजल कैविटी है। ठीक है। नेजल कैविटी में क्या फंक्शन परफॉर्म होता है, इसको यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके बाद इसके लास्ट, इस पेज के लास्ट में भी कुछ डेफिनेशंस आ रही हैं। इंटरनल नॉस्ट्रिल्स की डेफिनेशन है। ठीक है। इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, जैसे हमारे बाहर नॉस्ट्रिल्स होती हैं वैसे अंदर भी नॉस्ट्रिल्स होती हैं जो फेनिक्स में जाके खुलती हैं। फिर फेनिक्स की डेफिनेशन आ सकती है कि ये मस्कुलर पैसेज है। ठीक है। रास्ता है ये जिसमें फूड भी गुजरती है और एयर भी पास होती है। फिर ग्लोटिस एक ओपनिंग है जो फेरिंग्स को लैरिंग्स में खोल देती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आ रहा है स्टूडेंट्स वो आ रहा है लैरिंग्स का टॉपिक। ठीक है। सो लैरिंग्स क्या है, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं उसको, कार्टिलेज का बना हुआ होता है और ये फेरिंग्स और ट्रैकिया के दरमियान होता है। फिर ट्रैकिया जिसको विंड पाइप कहते हैं, तो विंड पाइप की भी डेफिनेशन है। इसके बाद ब्रोंकाई की डेफिनेशन है, फिर ब्रोंक्यूल्स की डेफिनेशन है, एल्व्यूलर डक्ट्स की डेफिनेशन है और एल्व्यूलाई की डेफिनेशन है। सो इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इसके बाद स्टूडेंट्स लंग्स की डेफिनेशन दी हुई है फर्स्ट लाइन में। ठीक है। लंग्स के बाद इंटरकोस्टल मसल्स क्या होते हैं, जो हमारे रिब मसल्स होते हैं पसलियों में, इन्हीं को इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। फिर डायाफ्राम की डेफिनेशन है कि हमारे लंग्स के नीचे जो सपोर्ट करने वाला एक मस्कुलर थिक स्ट्रक्चर होता है उसको डायाफ्राम कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स प्लूरल मेम्ब्रेन, जो दो मेम्ब्रेन्स हमारे लंग्स को सराउंड करती हैं, बेसिकली उनके दरमियान एक फ्लूइड भरा होता है जो हमारे लंग्स को लुब्रिकेट रखता है। ठीक है। क्योंकि लंग्स ने हर वक्त जो है वो मूव करना होता है, फिजिकली मूव करना होता है। तो प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है लंग्स में फ्रिक्शन से जो है सिक्योर करती है। ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पे जो है आपका मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। ठीक है। उससे पहले ब्रीथिंग की डेफिनेशन है, ये भी आप मार्क कर लीजिए। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन मैंने आपकी जो स्लाइड्स बनाई थी उसमें पॉइंट्स की फॉर्म में था, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, यही बात वहाँ लिखी हुई है। ठीक है। इनको आप वैसे बेहतर ये होगा कि इसका आंसर आप पैराग्राफ की फॉर्म में तैयार कीजिएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, ये जो टेबल दिया हुआ है 10.1, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। जो हमारी इंस्पायर्ड एयर होती है उसमें 21% ऑक्सीजन होती है, लेकिन जब एयर एक्सपायर होती है तो 16% रह जाती है। इसका मतलब कि 5% हम अपने गैसियस एक्सचेंज में यूटिलाइज कर लेते हैं। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड 0.4% होती है जो कि बढ़ के 4% हो जाती है, यानी कि हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है। तो इस भी इंफॉर्मेशन को आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके बाद रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में आते हैं स्टूडेंट्स। तो ब्रोंकाइटिस की डेफिनेशन, फिर ब्रोंकाइटिस के साइंस और फिर इसके कॉजेज़, ये सारे अलग अलग जो हैं मार्क कर दिए हैं। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट पेज के ऊपर जो है ब्रोंकाइटिस की टाइप्स। ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ में ब्रोंकाइटिस की टाइप्स, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में उसके सिम्टम्स। ठीक है। और उसके बाद एम्फाइसीमा की डेफिनेशन, फिर एम्फाइसीमा के साइंस, फिर एम्फाइसीमा के सिम्टम्स। ठीक है। ये मार्क कर दिए हैं।
इसके बाद निमोनिया की डेफिनेशन, निमोनिया के कॉजेज़, इसके साइंस, ठीक है, और आखिर में इसके सिम्टम्स भी हैं, और आखिर में इसके ट्रीटमेंट को भी मार्क कर दिया है, ठीक है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आते हैं अस्थमा में। अस्थमा के टॉपिक में डेफिनेशन यहाँ तक, ठीक है, फिर इसके साइंस, ठीक है, लास्ट तक, फिर इसके सिम्टम्स और फिर इसका ट्रीटमेंट, ठीक है। और नेक्स्ट पेज पे आते हैं लंग कैंसर में। सो लंग कैंसर के टॉपिक में ये इसकी यहाँ तक डेफिनेशन, फिर सिम्टम्स, फिर कॉजेज़, कॉजेज़ के अंदर पैसिव स्मोकिंग भी कॉज है। पैसिव स्मोकिंग में शायद हमारी टॉपिक में बात ना हो सकी हो। स्टूडेंट्स, पैसिव स्मोकिंग ये होती है कि आप किसी और की स्मोकिंग, किसी और स्मोकर के स्मोक को इनहेल कर लें, ठीक है। आपके पास कोई शख्स स्मोकिंग कर रहा है और आप वो इनहेल कर रहे हैं, तो ये पैसिव स्मोकिंग है, और इसके बारे में कहा जाता है कि ये ज़्यादा खतरनाक है एज़ कम्पेयर टू स्मोकिंग, ठीक है। फिर इसकी प्रिवेंशन एंड पे कि प्रिवेंशन, हाउ कैन वी प्रिवेंट लंग कैंसर, तो इसकी प्रिवेंशन के लिए हमें ज़ाहिर है टोबैको स्मोकिंग को ख़त्म करना होगा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स, बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग में जो फर्स्ट छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, ये इसके इंट्रोडक्शन के तौर पे आ सकता है। और नेक्स्ट पेज पे जो है 3 हेडिंग्स में इसको शुमार कर दिया है। फर्स्ट हेडिंग आ गई कैंसर, के स्मोकिंग कैंसर का ज़रिया बनती है, फिर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का सबब बनती है, और आखिर में इफ़ेक्ट्स ऑन द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये आपका पूरा पैराग्राफ है, ठीक है। इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। आपका लेसन ख़त्म हुआ। एमसीक्यूज़ मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि चैप्टर आपने सारा पढ़ा है, और ये एमसीक्यूज़ आपकी असेसमेंट है, आप इसको खुद से प्रिपेयर करें, ठीक है। कल इंशाल्लाह ताला हम जो है अपनी बुक में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।